Okay, so our new chapter is vectors. So, what is the main problem with the vector? Main problem with the vector is that you have studied the vector initially with respect to physics, and it's nothing wrong what you have studied in physics, but the mathematical perspective of vectors is a bit different than physics. जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज़ वेक्टर, कि वेक्टर क्या होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा? तो नॉर्मली इस सवाल का जवाब यही मिलता है कि इस तरह का फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज वेक्टर्स. बट व्हाट यू आर टेलिंग मी इज विच फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यू आर नॉट टेलिंग मी व्हाट इज वेक्टर्स. अब ऐसा होना, बड़ा परसेप्शन होना में कोई गलती नहीं है. क्यों? क्योंकि समझिए कि मैथमेटिक्स हमेशा सेकेंडरी साइंस रही है. जब जहाँ जैसी ज़रूरत हुई उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या करा है, अपना मैथ्स निकाला है. तो जब हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखा तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को कुछ देखा जो डायरेक्शन डिपेंडेंट थी और कुछ डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं थी. तो वो कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं, उसकी एनालिसिस के लिए बेसिकली वेक्टर डिफाइन करा गया. तो as far as the mathematical part is concerned, vector is defined as a directed line segment. और किसी वेक्टर को मैथमेटिक्स में डिफाइन करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. वन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ सपोर्ट, सेकेंड इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज सेंस. अब आप लोगों ने फिजिक्स में काफ़ी आई जे के वाले क्वेश्चंस करे होंगे पहले, तो हम आप देखिएगा अभी उन सबको भूल के अलग रखिएगा. ठीक है ना. हम यहाँ पे वेक्टर्स का एज मैथमेटिक्स देखना शुरू करेंगे कि कैसे वो इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. लेकिन हम आई जे के की बात पहले हम करेंगे नहीं. आई जे के की बात यहाँ पे आएगी ही नहीं. ठीक है ना. यहाँ पे हम लोग आई जे के की बात लाएंगे ही नहीं. विदाउट आई जे के हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे. ठीक है. चलिए देखते हैं. तो लाइन ये क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अपने आप में ये डेफिनेशन ही काफ़ी कुछ है. देखिए, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट तो मतलब एक लाइन होगी. तो एनी लाइन इन स्पेस, दिस लाइन, ये जो लाइन होगी, दिस विल कॉल्ड एज लाइन ऑफ सपोर्ट. ठीक है. LOS. अब इसका सेगमेंट होगा तो सेगमेंट के क्या होंगे? एंड पॉइंट्स A B. तो A से B का जो ये लेंथ होगा ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड. ठीक है. तो लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, ये समझ में आ गया होगा. अब सेंस, डायरेक्टेड बोला ना. डायरेक्टेड का मतलब क्या कि आपका जो सेगमेंट है वो A से B जा रहा है या फिर वो B से A आ रहा है, ये सेंस. ठीक है. तो ये वाला वेक्टर जो होगा वो AB वेक्टर कहलाएगा, जबकि ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर आपका क्या कहलाएगा? ये वाला वेक्टर आपका BA वेक्टर कहलाएगा. मतलब सेंस का मतलब इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन कि गिवन जो उसमें गिवन सेगमेंट में इनिशियल पॉइंट कौन है, टर्मिनल पॉइंट कौन है. ठीक है. इसको हम लोग कहते हैं सेंस. तो अगर मैं दो वेक्टर, अच्छा ध्यान देना कि अब हम लोग वेक्टर्स में नॉर्मली क्या होता है, दो तरह के वेक्टर्स होते हैं. एक होता है फ्री वेक्टर्स और एक होते हैं लोकलाइज वेक्टर्स. फ्री वेक्टर्स एंड द लोकलाइज वेक्टर्स. फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है? फ्री वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिन्हें पैरेलली अगर ऑल ओवर द स्पेस आप शिफ्ट करेंगे तो उससे कोई वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. अ वेक्टर इफ इट इज शिफ्टेड पैरेलली ऑल ओवर द स्पेस देन द वेक्टर डज नॉट चेंज. 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में हो, पैरेलली शिफ्ट करोगे तो फोर्स वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो ऐसे कहलाते हैं फ्री वेक्टर्स. दूसरे आते हैं लोकलाइज वेक्टर्स. व्हाट आर लोकलाइज वेक्टर्स? लोकलाइज वेक्टर्स वो होते हैं जिनके इनिशियल या टर्मिनल ने पैरेलली शिफ्ट कर दो या उनका इनिशियल टर्मिनल पॉइंट चेंज कर दो तो वो वेक्टर चेंज हो जाते हैं. ठीक है. इस चैप्टर में जब तक अनटिल स्टेटेड अदरवाइज ऑल वेक्टर्स हैज टू बी ट्रीटेड एज फ्री वेक्टर्स. हम जितने भी वेक्टर्स यहाँ दे रखे होंगे सबको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? फ्री वेक्टर्स. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अनटिल अनलेस स्टेटेड we will take all given vectors as
फ्री वेक्टर्स, हम सबको फ्री वेक्टर्स लेके चलेंगे, ठीक है। इस चीज़ पे हमारा पूरा पूरा आगे का चैप्टर डिपेंड करेगा। मतलब किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से वो वेक्टर चेंज नहीं होगा, हम अब ये बात करने वाले हैं उसमें, ठीक है। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो आती है वो आती है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? दो वेक्टर इक्वल तब होंगे जब उनका लाइन ऑफ सपोर्ट, जब या तो वो सेम हो या फिर पैरेलल हो। पैरेलल क्यों? क्योंकि फ्री वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनका मैग्नीट्यूड जो आए वो इक्वल आए और सेंस भी जो आए वो क्या आए? सेम आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे देता हूं कि देखिए ये है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है। अब इस ए बी सी डी पैरेललोग्राम में अगर आप देखोगे तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू डी सी वेक्टर। क्यों? देखो ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, ठीक है। ए बी का लेंथ जो है वो डी सी के बराबर है। और तीसरी चीज़ जो है कि ए से बी का जो सेंस है ये सेंस वही है जो डी से सी का सेंस है। दोनों का जो मूवमेंट है वो यही जा रहा है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है और इसी बेसिस पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे इन द सेम सिमिलर मैनर वी कैन ऑल्सो से दैट बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डी वेक्टर। बी सी वेक्टर जो है वो ए डी वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। और मैं आपको इसी तरह के एग्जांपल्स अगर आपको दूं तो लेट्स से एक मैं ऐसे रेगुलर हेक्सागन बनाता हूं। ए बी सी डी ई एफ ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है? बाय ज्योमेट्री वी नो दैट ऑल ऑफ देम आर व्हाट? ऑल दीज ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? डी सी वैक्टर इज इक्वल्स टू एफ ए वैक्टर बोल सकते हैं क्या? ठीक है, चलिए मैं कुछ और लिख रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइएगा उनमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ई एफ वैक्टर, बी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू डी ई वैक्टर, ठीक है। डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ई ए वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से क्या ये इक्वलिटीज, इनमें चारों में से कौन कौन सी इक्वलिटीज सही हैं? ए बी सी और डी, इन चारों से कौन कौन सी इक्वलिटीज सही हैं ये बताइए। तो इस क्वेश्चन में ऑल फोर ऑफ देम आर करेक्ट। ये ज्योमेट्रिकली आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंपल अल्टरनेट जो आपके पैरेलल लाइंस की कंडीशन है उनको देखोगे तो ज्योमेट्रिकली बहुत आराम से प्रूव कर सकते हो कि सब के सब पैरेलल, जो ये पेयर्स दिए हैं वो पैरेलल है, लेंथ भी सेम है और सेंस भी दोनों का क्या है? सेम है। तो इसका अर्थ है ऑल फोर ऑफ देम आर करेक्ट। तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स के लिए बस ये कंडीशन होना ज़रूरी है। दूसरा आता है जो दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट या तो सेम और पैरेलल होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है, लेकिन सेंस जो होता है वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे पैरेललोग्राम में अगर आप बात करो कि ए बी वेक्टर हुआ, ठीक है, और एक वेक्टर हुआ बी ए वेक्टर, तो ए बी और बी ए दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट तो सेम ही है, एक ही लाइन के पार्ट है, और लेंथ ए बी और लेंथ बी ए दोनों सेम आएंगे, लेकिन बस सेंस अपोजिट है, ये ए से बी है वो बी से ए है, तो माइनस। तो इस कारण से ये आपका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो अगर किसी वेक्टर के आगे माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी तरह से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी डी वेक्टर। क्यों? क्योंकि बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट? सी डी वेक्टर। तो इस तरह से ये नेगेटिव वेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम आएगा। बस यहाँ पे आपको आगे क्या मल्टीप्लाई करना है? माइनस मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव वेक्टर के बाद तीसरा जो आता है वो आता है आपका नल वेक्टर। थर्ड थिंग विच कम्स इज दैट इज कॉल्ड एज नल वेक्टर।
तो व्हाट इज नल वेक्टर? नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों कॉन्साइड कर जाते हैं. A vector in which the initial and terminal point coincide, that means the magnitude, the distance between the initial and terminal point becomes zero. एक जो नल वेक्टर होता है जिसे जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो. वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज नल वेक्टर. अब बात आती है कि सर मैग्नीट्यूड तो बात आ गई, डायरेक्शन की क्या बात होगी? ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द नल वेक्टर इज डिफाइंड टू बी आर्बिट्ररी. क्या बोलते हैं हम उसे? आर्बिट्ररी. आर्बिट्ररी बोलने के पीछे रीजन है. क्या रीजन है? कि आर्बिट्ररी का मतलब है कि उसका खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्शन ही, देखो पहली चीज है कि अगर हम बोले कि डायरेक्शन ही नहीं होता तो नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता तो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि नल वेक्टर डायरेक्शन नहीं होगा तो वेक्टर कैसे होगा? तो लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? तो नल वेक्टर टेक्स द डायरेक्शन ऑफ द एनी वेक्टर विथ हुम इट इज एसोसिएटेड. तो अगर मैं नल वेक्टर को ए वेक्टर के साथ एसोसिएट करूंगा तो वो नल वेक्टर ए वेक्टर के डायरेक्शन में माना जाएगा. अगर मैं बी के साथ एसोसिएट करूंगा तो बी के डायरेक्शन बिन पेंदी के लोटे जैसा है, कहीं भी लुढ़क जाएगा, जिसके साथ एसोसिएट करूंगा उसके साथ चल देगा. ठीक है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से कई आपका नल वेक्टर डिफाइन होता है. नल वेक्टर बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा का जीरो होता है. ठीक है, नल वेक्टर इज द जीरो ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा. ओके, थर्ड के बाद फोर्थ आता है आपका यूनिट वेक्टर. तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड. ठीक है, इसका यूज बेसिकली हम लोग डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं. जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर था, ये हुआ ए बी वेक्टर. अब मैं इसी पे ही अगर मैं ऐसे एक वन लेंथ के का एक वेक्टर बना दूं, ये हो जाएगा ए बी कैप. ठीक है, तो ये आपका था ए बी वेक्टर और ये हो गया आपका ए बी कैप. दोनों में अंतर के डायरेक्शन दोनों का सेम है, बस इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा. मॉड्यूलस ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, और ये ए बी वेक्टर, तो ये ए बी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए बस ए बी कैप बता दो तो उससे आपका काम हो जाता है यूनिट वेक्टर का. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर. कर रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. अगर मैं किसी वेक्टर में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन पे चेंज नहीं आएगा अगर लैम्डा पॉजिटिव है, और डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी अगर लैम्डा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. अब देखिए, जैसे यूनिट वेक्टर्स में बात करें कि अगर ए बी एक वेक्टर था और ए बी कैप एक वेक्टर था, यूनिट वेक्टर था, तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है. अगर उसका लेकिन डायरेक्शन वही है जो ए बी की है, तो ए बी कैप को मैं ए बी वेक्टर के इक्वल बनाने के लिए सिर्फ जैसे मैग्नीट्यूड चेंज करना है. कितने चेंज करना है? मॉड ए बी से. तो मैंने मॉड ए बी से मल्टीप्लाई करा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मॉड ए बी इंटू 1, दैट इज मॉड ए बी. अब दोनों का सेंस भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इस कारण से ए बी वेक्टर को मैं मॉड ऑफ ए बी वेक्टर टाइम्स ए बी कैप लिख सकता हूँ. ठीक है, अब देखिएगा इसी के हेल्प से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या? कोलिनियर वेक्टर्स. क्या डिफाइन कर सकते हैं? कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स. दो वेक्टर कोलिनियर और पैरेलल. देखा, क्योंकि फ्री वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो पैरेलल बोलो या कोलिनियर बोलो, दोनों का मतलब क्या है? सेम. क्योंकि अगर मैं ऐसे यहाँ पे ले जाऊँ ऐसे तो ये कोलिनियर हो गया. ठीक है, लेकिन इसको तो पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो चेंज नहीं होता. तो कोलिनियर, दो वेक्टर्स को कोलिनियर बोलना या पैरेलल बोलना, दोनों का मतलब क्या है? सेम. अब जैसे मान लो कि ये आपका वेक्टर था ए वेक्टर, ये आपका वेक्टर था आपका बी वेक्टर. ठीक है, अब ये दोनों लेट से देखो क्या हो सकता है, दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो क्या होगा? या तो ये इस तरह का होगा या फिर इस तरह का होगा. या फिर एक केस हो सकता है कि ए वेक्टर ऐसा हो और बी वेक्टर ऐसा हो सकता है. अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो या तो ये होगा. तो पैरेलल वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या है? पैरेलल वेक्टर्स का सीधी सिंपल सी बात है कि लाइन ऑफ सपोर्ट या तो सेम होगी या पैरेलल होगी. दैट्स इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैग्नीट्यूड पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेंस पे. ठीक है, फिजिक्स में आप लोगों को बोला जाता है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ऐसा कई बार आप लोगों सुना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, मैथ्स में पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ऐसी कोई भी दो वेक्टर जिनका लाइन और सपोर्ट या तो सेम हो या पैरेलल हो, हम उनको बोल सकते हैं क्या? पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है, ओके.
अब जाकर अब देखिए कि अब लेकिन अब पैरेलल होंगे तो दो केस हो सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन सेंस अपोजिट हो जाए, इसका सेंस सेम है, इसका सेंस अपोजिट है। अब जरा देखो कि अगर ये वाला केस है तो इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन होगा, ए कैप, इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कौन होगा, बी कैप। तो पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में, तो आप देख सकते हो क्या लिख सकते हो, ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन पैरेलल हो गया, मैग्नीट्यूड इक्वल ही है, ठीक है, तो दोनों वेक्टर इक्वल हो गए। तो ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, बट ए कैप कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, एंड बी कैप कैन बी रिटन एज बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। होगा ये? तो इसका मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर देख रहे हो ये स्केलर है, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, बोल सकते हैं। दूसरा वाला केस जो होगा वहां पे ए कैप और बी कैप, तो ए कैप का डायरेक्शन ये रहेगा, बी कैप का डायरेक्शन ये रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप, ये बोल सकते हैं। अगर ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप तो देखो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो मतलब मैं ए वेक्टर को माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर से लिख सकता हूँ। यहाँ भी देखो ए वेक्टर क्या आ रहा है, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आ रहा है, ठीक है, बस यहाँ पे लैम्डा नेगेटिव आया और यहाँ पे लैम्डा कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो ये जो दो केसेस होते हैं उनमें से इस वाले केस में ऐसे दो वेक्टर जो पैरेलल हैं और दोनों का सेंस भी सेम है, इनको हम लोग कहते हैं लाइक वेक्टर्स। और जिनका पैरेलल है, लाइन ऑफ सपोर्ट सेम या पैरेलल है लेकिन सेंस अपोजिट है, उसको हम लोग कहते हैं अनलाइक वेक्टर्स। लेकिन दोनों के दोनों पैरेलल वेक्टर्स में ही काउंट होते हैं, ठीक है। टू पैरेलल वेक्टर्स कैन बी लाइक और इट कैन बी अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन दोनों केस के लिए कंडीशन एक ही आ रही है कि ए वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स है। तो इफ ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, देन वी कैन से दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, और वी कैन से दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल और कोलिनियर, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें लैम्डा अगर कैसा आया पॉजिटिव तो दोनों वेक्टर लाइक वेक्टर्स होंगे, और लैम्डा अगर आया नेगेटिव तो दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से लाइक और अनलाइक वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या देखा गया कि देखिए ये मतलब कोई प्रूफ नहीं था इसका, ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन बेस्ड था कि एक्जिमेटिक फॉर्म था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या करा गया कि दो लॉज होते हैं ऐड करने के, आप सबको पता होगा। एक होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब भी याद करो कि जैसे करंट है, करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट को वेक्टर बोलते हैं कि स्केलर बोलते हैं। तो आपका जो करंट का जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, तो वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो नहीं करता। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अपने आप में क्या बोलता है कि अगर एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, ये आपका ए बी वेक्टर था और ये आपका कोई दूसरा वेक्टर था, लेट्स से सी डी वेक्टर। अब दोनों फ्री वेक्टर्स हैं तो दोनों को क्या करिए, दोनों को आप को इनिशियल बना दीजिए, ठीक है। तो ये एक वेक्टर हो गया, इस वेक्टर को ही मैं क्या बोल देता हूँ, पी वेक्टर, इसको बोल देता हूँ मैं क्यू वेक्टर। तो दोनों कैसे बना दिया, दोनों को एडजेसेंट साइड लेके क्या बना दीजिए, पैरेललोग्राम बना दीजिए। तो ये पी वेक्टर था, ये आपका क्यू वेक्टर हो गया, तो ये मैं से ए बोल देता हूँ, से बी बोल देता हूँ, तो ये आपका सी हो गया, ये डी हो गया। तो इन दोनों के इनिशियल पॉइंट से पास करने वाला जो डायगोनल वेक्टर होगा ये आपका बेसिकली पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर होगा। तो वेक्टर एडिशन करने का जो रूल है वो है ऐसा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, कि ए बी वेक्टर, इसको देख रहे हो कि इसका मतलब ए सी वेक्टर जो है वो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है। ये ए सी पी वेक्टर कौन था, ए बी वेक्टर, क्यू वेक्टर कौन था, ए डी वेक्टर। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो कि ये ए डी वेक्टर जो था ये क्यू वेक्टर था, तो माइनस क्यू वेक्टर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ऐसे माइनस क्यू वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो जरा आप देखिए कि हम लोग यहाँ पे इफ दिस ए डी वेक्टर वॉज क्यू वेक्टर, तो ये ए डी डैश ये आपका माइनस क्यू वेक्टर हो जाएगा। तो मैंने इसको लेके एक पैरेललोग्राम बना दिया, तो इसका जो डायगोनल होगा वो बेसिकली पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर होगा, है ना। अच्छा, लेकिन देखो जरा कि मैं इसे पैरेलली शिफ्ट कर दूं
कौन सा, ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये लेंथ ये वाला आ जाएगा। मतलब इस लॉ पैरेललोग्राम में एक डायगोनल आपको दो का सम देगा तो दूसरा डायगोनल क्या देगा, डिफरेंस देगा। तो ये वाला जो वेक्टर आ रहा है वो बेसिकली क्या आ रहा है, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो इसका मतलब एसी लेंथ जो होगा मॉड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर आएगा, और जो ये आपका बीडी लेंथ होगा या डीबी लेंथ होगा यह आपका मॉड ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर आ जाएगा। इसे लॉ पैरेललोग्राम कहते हैं। और इसी का एक स्पेशल केस अगर हम लेते हैं, कैसे कि देखो पैरेललोग्राम में क्या था, कुछ इस तरह से की चीज थी, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन जिसे हम लोग बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये ए बी सी और डी, लॉ पैरेललोग्राम ने क्या बोला, लॉ पैरेललोग्राम ने बोला कि ए सी वेक्टर वॉज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ में दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर। अब लेकिन हमें इक्वलिटी से पता है कि ए डी वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज बी सी वेक्टर। तो मतलब देख रहे हो कि हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास ये बन रहा है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, ये बन रहा है, ठीक है। मतलब एक के इनिशियल को दूसरे के टर्मिनल से अगर मैच कर दो तो आपके पहले वाले के इनिशियल से फाइनल दूसरे वाले के टर्मिनल तक का जो वेक्टर बनेगा ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। इट इज मच मोर इजियर टू यूज, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग क्या, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। लेट्स से क्वेश्चन है कि यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ये एक रेगुलर हेक्सागन है, दिस इज रेगुलर हेक्सागन सच दैट ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए डी वेक्टर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या आएगी, ये क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर दे रखा है, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पे देखो कि ये जो ए ई वेक्टर है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि ए ई वेक्टर ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर जो होगा उसके बारे में क्या खास बात होगी कि ए ई वेक्टर है, ठीक है। ए ई वेक्टर और इसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मैं दूसरा बताता हूँ, ये देखो ये। अब जरा ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि क्या होगा कि ये दोनों पैरेलल होंगे, ज्योमेट्री से बहुत आराम से बता सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल होंगे। तो इस कारण से मैं ए ई वेक्टर को रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट ए ई वेक्टर इज इक्वल्स टू बी डी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों लेंथ सेम आने वाली है। कैसे सेम आने वाली है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों का लेंथ तो सेम आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, ये 60 था, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो बताओ ये कितना हो गया, बचा कितना 160 तो 120, तो ये भी आपका 60 आएगा, ये भी आपका 60 आएगा, ठीक है। यहाँ भी ये 60 आएगा, यहाँ भी ये 60 आएगा। तो इस कारण से अगर आप ऑब्जर्व देखो कि ये टोटल एंगल 120 होता तो ये एंगल 90 आएगा और ये वाला एंगल भी 90 आएगा। ये दोनों क्या होगा, पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा, तो ए को हम लोगों ने लिख दिया बी डी, ठीक है। इन द सिमिलर सेंस इसी तरह से हम ए सी जो है, ठीक है, ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए सी एज एफ डी वेक्टर। सेम लॉजिक, ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डी वेक्टर, ज्योमेट्री के थ्रू। और ये आपका ए बी वेक्टर जो था, ठीक है, ए बी वेक्टर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी वेक्टर एज इट इज, ठीक है। तो ए बी वेक्टर तो वो आ गया, ए सी वेक्टर ये हो गया, ए ई वेक्टर ये, और ए एफ वेक्टर को मैं इधर लिख रहा हूँ ए एफ वेक्टर प्लस, और बचा इकलौता अपना गरीब कौन, ए डी वेक्टर। तो क्योंकि लास्ट में आंसर ए डी के टर्म्स में चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब देखो ट्राइंगल लॉ के, तो यहाँ पे एफ और एफ सेम हो गया, ये एफ और एफ सेम हो गया, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए डी वेक्टर। यहाँ पे बी और बी सेम हो गया, तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ, ए डी वेक्टर, और प्लस क्या है, ए डी वेक्टर, तो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 3 टाइम्स ए डी वेक्टर।
हैंस के की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, बात करेंगे अबाउट पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जो पोजीशन बताए। ठीक है, अब पोजीशन बताए तो देखो क्या होगा कि मान लीजिए इस तरह से कोई आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अभी हम प्लेन में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से कोई बात कर रहे हैं तो कोई भी पॉइंट अगर इस प्लेन में है तो मैं उसको ऐसे, ये वाला जो वेक्टर होगा ओ पी वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट जो रहेगा वो ओरिजिन पे आएगा, तो ओ पी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, तो ओपी वेक्टर जो आएगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हो जाएगा। अब इसका फायदा कैसे निकालें कि लेट से मान लो अगर आपके पी का, जैसे मैंने बोला पी का पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर है, क्यू का पोजीशन वेक्टर क्यू वेक्टर है, ये कोई पॉइंट क्यू था, तो मतलब आपको ये वाला वेक्टर दे रखा है। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पे अगर आप ये क्यू पी वेक्टर लिखते हो तो आपको लिखना है क्यू पी वेक्टर, लेकिन ट्राइंगल लॉ में जो भी हमने सीखा उसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे मैनिपुलेट क्यू ओ वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर लिख सकते हैं ट्राइंगल लॉ। तो यहाँ पे जो आपका ओ पी वेक्टर है माइनस क्यू ओ वेक्टर को ओ क्यू वेक्टर लिख देंगे, माइनस लगा दिया तो ये हो गया। अब जब ये हो गया तो देख लो ओ पी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। ठीक है, तो इस कारण से किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए अब ये तीन पॉइंट्स थे। ठीक है, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है आर। इनके पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर से। ठीक है, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, अगर मैं ऐसे ओरिजिन पे ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये वाला वेक्टर, ये और ये वाला वेक्टर, ठीक है, और ये वाला वेक्टर, ये ओ पी ओ क्यू और ओ आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, नाउ एज पर दिस अब बताओ पी क्यू आर अगर कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, पी क्यू आर अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो क्या तीन पॉइंट्स कोलिनियर। अब इससे पहले हमने क्या बात करी थी, दो वेक्टर्स की कोलिनिटी की बात करी थी कि दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे। दो वेक्टर्स को कोलिनियर बोलो या पैरेलल बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन तीन पॉइंट्स का कोलिनियर होना ये कैसे इंश्योर करें। तो देखो अगर ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पी क्यू वेक्टर जो होगा, ठीक है, पी क्यू वेक्टर और पी आर वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे। तो दोनों पैरेलल होंगे तो पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू दिस लैम्डा सम फॉर सम स्केलर लैम्डा, कोई ना कोई स्केलर लैम्डा ऐसा होगा जिसके लिए ऐसी कंडीशन आएगी। अब देखो पी क्यू वेक्टर को क्या लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू कौन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू जो था वो था बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, अच्छा यहाँ पे लैम्डा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर दैट इज सी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस इज ए वेक्टर। अगर मैं इन सबको एक तरफ ले जाऊं तो देख रहे हो क्या हो रहा है, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, मतलब लैम्डा माइनस 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये आ जाना चाहिए। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये इक्वेशन कैसी आ रही है, अल्फा टाइम ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम बी वेक्टर प्लस गामा टाइम सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगी। अगर ये आ जाएगी तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप जो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो क्या है कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ देयर इज दिस टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए बी सी देयर पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर टर्म्स में अगर आपका क्या होगा, इस तरह से कोई ए बी सी रहेगा। ठीक है, कोई ऐसा अल्फा बीटा गामा होगा स्केलर, लेकिन जब देखो अल्फा कौन था, व्हाट वाज अल्फा, अल्फा वाज लैम्डा माइनस 1, व्हाट वाज बीटा दैट वाज इक्वल्स टू 1 एंड व्हाट वाज गामा माइनस लैम्डा। तो देयरफॉर यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया, 0। मतलब बेसिकली क्या है कि एक तरह से ये लीनियर इक्वेशन है ना ए बी सी में। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट करे कि इफ एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर प्लस जेड टाइम सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 0, this implies that a vector b vector c vector
दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे तुमसे बोलूं कि मैं तुमसे बोलता हूं कि 2 टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, 2 टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब मैं बोलूं बताओ अगर ए बी सी 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं तो वो क्या कोलिनियर होंगे? हाँ होंगे, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। कैसे? क्योंकि ये इक्वेशन x टाइम ए प्लस वाई टाइम बी प्लस जेड टाइम सी इक्वल 0 आ रही है और उसमें x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है? 0। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो बताओ क्या ये तीनों पॉइंट ए बी सी कोलिनियर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है? 0। तो हम इक्वेशन को देखते ही पहचान सकते हैं कि 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर की अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे, किस पे डिपेंड करेगा? कि उनके कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक?